नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। शासकीय कार्यालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य, विभागीय कार्यों की हुई समीक्षा। हाईवे पर कार, नकदी और मोबाइल की लूट, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। प्रेमिका ने प्रेमी को मारा चाकू, मौके पर हुई मौत, प्रेमिका गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ गठन के 25 वर्ष होने पर विशेष, बिजली विभाग मना रहा रजत जयंती महोत्सव। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने साप्ताहिक टीएल बैठक में राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को लक्ष्य हासिल करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों का अधिक भ्रमण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि मैदानी दौरों के दौरान यह आकलन करें कि लक्ष्य प्राप्ति में क्या बाधाएं आ रही है और उन्हें दूर करने के लिए विशेष कार्य योजना बनाकर वित्तीय वर्ष समाप्ति से पूर्व हर हाल में लक्ष्य पूर्ण करें। बैठक में नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संचालित सभी विकास कार्यों को एनआईसी के निर्माण सॉफ्टवेयर में अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाए ताकि आमजन भी उनकी जानकारी प्राप्त कर सके। उन्होंने बताया कि वन पट्टाधारी लगभग 450 किसानों के निधन की सूचना है, जिनके निकट वारिस के नाम पर पट्टों का नामांतरण शीघ्र किया जाए। इस संबंध में वन विभाग को प्रस्तुत कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने स्कूलों में निर्माणाधीन 508 गर्ल्स टॉयलेट को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को से पहले पूर्ण करने के निर्देश दिए। पीएम सूर्य घर बिजली योजना की प्रगति को उन्होंने असंतोषजनक बताया। वर्तमान में जिले में 2100 प्लांट स्थापित हुए, जबकि लगभग 6000 आवेदन लंबित है। गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल व्यवस्था के लिए ठोस कार्य योजना बनाने, हैंडपंपों की मरम्मत और जल स्रोतों की साफ सफाई के निर्देश दिए गए। बैठक में आधार आधारित उपस्थिति को अनिवार्य बताते हुए 1 सप्ताह में सभी कार्यालयों को इससे जोड़ने के निर्देश दिए गए। वहीं ग्रेन एटीएम योजना के तहत बिलासपुर को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयनित किया गया है, जिसमें एटीएम कार्ड की तर्ज पर पीडीएस राशन मिलेगा। इसके अलावा 10 से 25 फरवरी तक चलने वाले फाइलेरिया मुक्त अभियान की भी समीक्षा की गई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पति पत्नी से विवाद से जुड़े एक अहम मामले में फैसला सुना है। कोर्ट ने पति की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अवैध संतान को भी अपने पिता से भरण पोषण पाने का पूर्ण अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश के सिंगल बेंच ने अपने आदेश में कहा कि इस कानून का मकसद यह है कि कोई भी महिला या बच्चा बेसहारा ना रहे और उन्हें दर दर भटकना ना पड़े। मामला बेमेतरा से जुड़ा एक युवक से जुड़ा हुआ है। उसकी शादी 22 अप्रैल 2016 को हुई थी और 18 मई 2016 को गौना की रस्म के बाद उसकी पत्नी ससुराल आई थी, लेकिन इसके करीब 5 महीने बाद 22 अक्टूबर 2016 को पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दे दिया। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने साप्ताहिक जन दर्शन कार्यक्रम के दौरान दूर दराज से आए नागरिकों की समस्याएं गंभीरता से सुनी। उन्होंने एक एक कर लोगों से मुलाकात कर उनके आवेदन प्राप्त किए और संबंधित विभागीय अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान नगर निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे एवं जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल भी उपस्थित रहे। जन दर्शन में लगभग 150 नागरिकों ने व्यक्तिगत एवं सामुदायिक समस्याओं से जुड़े आवेदन प्रस्तुत किए। जन दर्शन में बेलतरा तहसील के ग्राम टेकर की चंद्रिकाबाई साहू ने विगत 2 वर्षों से बंद विधवा पेंशन राशि पुनः दिलाने की मांग की, जिस पर कलेक्टर ने समाज कल्याण विभाग को जांच के निर्देश दिए। ग्राम सिंगरी की मालती बाई ने पीएम आवास योजना की तीसरी किश्त नहीं मिलने की शिकायत की, जिस पर जिला पंचायत सीईओ को प्रकरण सौंपा गया। वहीं ग्राम तेंदुआ के ग्रामीणों ने अवैध तालाब मार्ग पर अवैध निर्माण की शिकायत की, जिस पर एसडीएम कोटा को कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके अलावा ओम प्रकाश सोनी ने पुल निर्माण हेतु अधिग्रहित भूमि का मुआवजा, मदनपुर की बसंतीबाई देवार ने आगजनी से हुई क्षति के लिए सहायता राशि, दिव्यांग रवि निषाद ने दिव्यांग पेंशन, राजेश धूरी ने प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना का लाभ दिलाने की मांग रखी। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट की घोषणा के बाद रेल बजट को लेकर महत्वपूर्ण परिचर्चा का आयोजन किया गया। इसी क्रम में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय में रेलवे संबंधित बजट परिचर्चा आयोजित की गई। इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे बजट की राज्यवार प्रमुख जानकारियां साझा की। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा रेलवे के बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण, यात्री सुविधाओं के विस्तार तथा आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बजट में रेल नेटवर्क के विस्तार, ट्रैक निर्माण, विद्युतीकरण और सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता दी गई। रेल मंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ को इस बजट में 7470 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही अन्य राज्यों में भी रेलवे परियोजनाओं के लिए ऐतिहासिक बजट आवंटन किया गया है, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। उन्होंने अमृत मिशन योजना, वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों के विस्तार, स्टेशन पुनर्विकास तथा फ्लाईओवर और अंडरपास निर्माण कार्यों की जानकारी भी दी। परिचर्चा के दौरान अधिकारियों और रेलकर्मियों को बजट की प्रमुख विशेषताओं से अवगत कराया गया। एक और बजट मिला है, 7,470 करोड़ रुपए का छत्तीसगढ़ के लिए बजट है।
51,470 करोड़ रुपए का, और ये कांग्रेस के समय से 24 गुना अधिक, कांग्रेस के समय से 24 गुना अधिक। छत्तीसगढ़ में 51,080 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अभी है सैंक्शन और चल रहे हैं, काम बहुत तेजी से काम चल रहा है। कई नए प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं जो वर्षों से बस्तर के क्षेत्र में जगदलपुर को कनेक्ट करने वाला रावघाट से जगदलपुर प्रोजेक्ट वो भी शुरू हो गया है। बहुत बड़ा उसको किया जाएगा आदिवासी क्षेत्रों में। फिर पंडोल के साथ से कसिया जो बहुत ही बड़ा वेटेज कॉरिडोर वो भी सैंक्शन हुआ है, और जो हमारा नया रेल कॉरिडोर अप्रूव हो रहा है वो उसका भी बड़ा बेनिफिट छत्तीसगढ़ को मिलेगा। वेस्ट बंगाल से आरंभ होकर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूरे छत्तीसगढ़ को जोड़ते हुए आगे मध्य प्रदेश को जोड़ेगा रेल कॉरिडोर, और इससे छत्तीसगढ़ की इंडस्ट्री जो है बहुत बड़ा ग्रोथ जाएगा। साथ ही साथ जितना काम अभी छत्तीसगढ़ में चल रहा है उससे एक बड़ा बेनिफिट यह आएगा कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में पैसेंजर गाड़ियों की संख्या डबल हो जाएगी, रेल एक्सप्रेस की गाड़ियों की संख्या डबल हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले 2 वर्षों में कंप्लीट होने को आ रहे हैं, जहाँ पे काम एक एडवांस स्टेज में पहुंच गया है, और फाइनल स्टेज देखिए हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है, जिससे कि डबल कर सके छत्तीसगढ़ के लिए गाड़ियों की संख्या। रतनपुर थाना क्षेत्र में लूट की बड़ी वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है। नेशनल हाईवे 130 पर हाईवे किंग ढाबा के पास हुई लूट के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लूटे गए सामान की 100% बरामदगी की है। इस पूरे मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी ग्रामीण मधुलिका सिंह ने बताया कि घटना 1 फरवरी की सुबह 4 बजे की है। कोरबा जिले के दीपका निवासी विजय कुमार राज अपने 3 महिला रिश्तेदारों के साथ मेला देखकर कार से लौट रहे थे। रतनपुर के पास गाड़ी रोकने पर 2 कारों में सवार आरोपियों ने मारपीट कर 3 मोबाइल और करीब 8,000 रुपए लूट लिए। एएसपी ग्रामीण ने बताया कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना रतनपुर में अपराध दर्ज कर विशेष टीम गठित की गई, जिसके बाद कोरिया और अंबिकापुर से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी गई कार, 3 मोबाइल फोन, 8,000 रुपए नकद और वारदात में इस्तेमाल दोनों कार जब्त कर लिया गया है। नेशनल हाईवे क्रमांक 130 में हाईवे किंग ढाबा के पास रतनपुर में लूट की घटना हुई थी। उसमें उस घटना में रतनपुर पुलिस के द्वारा अपराध पंजीबद्ध करते हुए घटना के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त सभी मसरूका को 100% बरामद किया गया है तथा लूट की घटना में कारित किए आरोपियों के द्वारा वाहन और मोबाइल को भी जब्त कर इनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की। और फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ता है अगली खबर की ओर। न्यायधानी बिलासपुर से एक रूह कपा देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां प्यार और तकरार का खूनी अंत हो गया। शुभम विहार इलाके के एक हॉस्टल में रहने वाले युवक कामता और भोला मधुकर की उसकी ही प्रेमिका रोशनी सूर्यवंशी ने बेरहमी से हत्या कर दी। शुरुआती जांच में पता चला है कि विवाद की वजह सिर्फ इतनी थी कि युवक ने प्रेमिका का मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया था। इसी बात से आग बबूला होकर युवती चाकू लेकर हॉस्टल पहुंची और विवाद के दौरान युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। वारदात के बाद शातिर आरोपी ने कमरे में फैले खून को साफ कर सबूत मिटाने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी युवती को हिरासत में ले लिया, जहां उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। यह पूरा मामला प्रेम प्रसंग का है, जिसमें रूममेट के सामने ही प्रेमिका ने अपने प्रेमी के सीने में चाकू से वार कर दिया। इस हत्याकांड की वजह बनी बॉयफ्रेंड की बेवफाई, जिससे नाराज युवती ने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। सूत्र बता रहे हैं कि प्रेमिका अपने प्रेमी को डराने के लिए पहुंची थी, पर चाकू ऐसी जगह लगी कि उसकी कुछ देर में ही मौत हो गई। घटना के बाद उसके साथ रूम में रहने वाले युवक ने तत्काल एम्बुलेंस को कॉल किया, पर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। एम्बुलेंस में मौजूद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद हत्या की जानकारी लगते ही सिविल लाइन पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और आरोपी युवती को गिरफ्तार कर आगे की जाँच कर रही है। मृतक जिला पंचायत अध्यक्ष का रिश्तेदार बताया जा रहा, जो रतनपुर के ग्राम कर्रा में रहता था और बिलासपुर में एक निजी संस्थान में काम कर जीवन यापन करता था, जिसके जीवन का अंत उसी की प्रेमिका ने कर दिया। सुबह 10 बजे की है और इसमें एक लड़की है रोशनी सूर्यवंशी और लड़का है कामता प्रसाद, जिनकी पहचान इंस्टा से हुई थी, इंस्टाग्राम पर हुई थी। फिर ये लड़की उसके घर में आती थी। ये लड़का किसी होटल में काम करता है और आज सुबह जब 10 बजे वो लड़की आई तो अपने हाथ में चाकू रखी थी और उससे बोली कि मोबाइल दिखाओ। मोबाइल देखने की बात को लेकर झगड़ा हुआ और उसके बाद फिर उसने चाकुओं से उसको मारा है और उसमें इसकी डेथ हो गई है कामता प्रसाद की। और पुलिस वहां पहुंच गई है, एफएसएल की टीम वहां पहुंच गई है और पुलिस कार्रवाई कर रही है। लड़की को भी हिरासत में ले लिया है। बिलासपुर शहर में धरना प्रदर्शन के लिए किसी वैकल्पिक स्थल के चयन को लेकर बुलाई गई प्रशासनिक बैठक एक बार फिर बिना ठोस नतीजे के समाप्त हो गई। नेहरू चौक में बार बार धरना प्रदर्शन होने से शहर की यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है। इसी समस्या को देखते हुए जिला और पुलिस प्रशासन ने स्थल परिवर्तन को लेकर मंथन सभा कक्ष में अहम बैठक आयोजित की थी। इस बैठक में भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित विभिन्न राजनीतिक दलों और कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य यह था कि धरना प्रदर्शन के लिए ऐसा स्थान तय किया जाए जिससे शहर में जाम की समस्या न और सभी संगठनों को समान सुविधा मिल सके। बैठक में कई संभावित स्थलों पर चर्चा की गई, लेकिन किसी एक स्थान को लेकर आम सहमति नहीं बन सकी। कुछ नेताओं ने मुंगेली नाका स्थित मैदान को वैकल्पिक स्थल के रूप में प्रस्तावित किया, लेकिन इस पर सभी संगठनों की एक राय नहीं बन पाई। बैठक से पहले कलेक्टर संजय अग्रवाल ने भी स्पष्ट किया था कि सभी पक्षों की राय के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। हालांकि बैठक के बाद भी सहमति नहीं बन सकी। राजनीतिक दलों और कर्मचारी संगठनों के बीच तालमेल नहीं बैठ पाने के कारण फिलहाल स्थल चयन टाल दिया गया है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने और विचार विमर्श के लिए कुछ समय देते हुए अगली बैठक के बाद आयोजित करने की बात कही। वहीं कर्मचारी नेता रोहित तिवारी ने मांग की है कि धरना प्रदर्शन के लिए ऐसा स्थान तय हो जहां आम जनता और प्रशासन दोनों का ध्यान जाए और सभी संगठनों के लिए एक जैसे नियम लागू हो। फिलहाल सहमति नहीं बनने के कारण धरना प्रदर्शन पहले की तरह नेहरू चौक पर ही जारी रहेगा। कृष्ण सेना यादव समाज बिलासपुर द्वारा आगामी 4 से 14 फरवरी तक जेपी वर्मा कॉलेज मैदान में रात्रिकालीन यादव प्रीमियर लीग YPL क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इसी प्रतियोगिता का उद्देश्य यादव समाज के युवाओं को खेल के माध्यम से नशे से दूर रखते हुए उन्हें सकारात्मक और अनुशासित जीवन की ओर प्रेरित करना है। आयोजन समिति के संयोजक शैलेंद्र यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि यादव प्रीमियर लीग समाज के उभरते क्रिकेट खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक मजबूत मंच प्रदान करेगा। टूर्नामेंट में कुल 16 टीम हिस्सा ले रही है, जिनके बीच रोमांचक और प्रतिस्पर्धात्मक मुकाबले खेले जाएंगे। प्रतियोगिता में बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले विभिन्न क्षेत्रों से कुल 256 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। खिलाड़ियों का पंजीयन नाम मात्र शुल्क पर किया गया है, जिसके पश्चात ऑक्शन प्रक्रिया के माध्यम से टीमों का गठन किया गया। प्रत्येक टीम में 15 खिलाड़ी शामिल है। YPL की विजेता टीम को 51,000 रुपये नकद एवं शील्ड, जबकि उप विजेता को 31,000 रुपये नकद एवं शील्ड प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त मैन ऑफ द मैच, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर सहित दर्शकों के लिए भी आकर्षक नकद पुरस्कार रखे गए हैं। प्रतियोगिता का शुभारंभ बुधवार शाम 6 बजे गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में किया जाएगा। वहीं सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबलों में विशेष सेलिब्रिटीज को आमंत्रित किया जाएगा। इस टूर्नामेंट की खास बात यह है कि पहली बार सभी टीमों के नाम धार्मिक भगवानों के नाम पर रखे गए हैं। मैदान में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई और खेल प्रेमियों में YPL को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि 31 तारीख को बहुत मेगा
ऑक्शन और टी शर्ट जर्सी का लॉन्चिंग था लखीराम में। ठीक उसी प्रकार कल शाम 6:30 बजे जेपी वर्मा इस महाविद्यालय में भव्य उद्घाटन होगा, जिसके मुख्य अतिथि जी धर्मजीत सिंह जी हैं, जो तखतपुर के विधायक हैं, और सभापति विनोद सोनी जी हैं, और हमारे राम कुमार यादव जी जो समाज के वो अध्यक्षता करते हैं समाज के, तो वो अध्यक्षता के रूप में रहेंगे। वो चंद्रपुर के विधायक भी हैं। आप तैयारियां देख रहे, तैयारियां लगभग हो चुकी है, शाम तक पूरा तैयारी कंप्लीट हो जाएगा। उसके पश्चात कल भव्य मैच खेला जाएगा, और मैच में हम खिलाड़ियों को, टीमों को जो इनाम दे रहे हो तो दे रहे हैं, लेकिन खिलाड़ियों को देखने के लिए जो मैच देखने आएंगे दर्शक, उनके लिए भी लीग मैच में 100 रुपए, सेमीफाइनल में 300 रुपया, और फाइनल में 500 रुपए जो बाउंड्री वाल के बाहर कैच पकड़ेंगे उनके लिए हम लोग घोषणा किया गया। यादव प्रीमियर लीग है जो हमारा पहला साल है, इसमें 16 टीम अपने चयनित किए हैं, जिसमें ऑक्शन किया गया था। ऑक्शन के हिसाब से खिलाड़ी आए हैं, उनका रजिस्ट्रेशन भी लिया गया है। 16 टीम का पूरे भगवान के नाम से टीमों का नाम रखा गया है, और 16 टीम भगवान के नाम से ही हिसाब से है, और पूरे बिलासपुर जिला के अंतर्गत ही है। और कल से हमारा स्टार्ट है, पहला मैच कल से है, कल हो सके तो 2 मैच भी रहेगा, कंफर्म अभी आपको शाम तक दे दिया जाएगा। और इसमें आपको बताया गया कि धर्मजीत सिंह जो हमारे तखतपुर के हैं विधायक, वो अतिथि रहेंगे, और एक हमारे सामाजिक राम कुमार यादव जी हैं, वो विधायक हमारे अतिथि कल के रहेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव 2025-26 के अंतर्गत वन चेतना भवन बिलासपुर में संभागीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, क्षेत्रवासी एवं बिजली उपभोक्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को विद्युत विभाग की योजनाओं और उपलब्ध सुविधाओं और भविष्य की कार्य योजनाओं की जानकारी देना रहा। कार्यक्रम में उपस्थित उपभोक्ताओं को केंद्र एवं राज्य सरकार की प्रमुख बिजली योजनाओं के विस्तार से अवगत कराया गया। विशेष रूप से पीएम सूर्यघर योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ, सब्सिडी, सोलर पैनल स्थापना की प्रक्रिया और इससे होने वाली बिजली बचत की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि योजना के माध्यम से उपभोक्ता न केवल अपनी बिजली आवश्यकता स्वयं पूरी कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर आय भी अर्जित कर सकते हैं। इस दौरान नियमित रूप से बिजली बिल का भुगतान करने वाले अनुशासित उपभोक्ताओं को प्रमाण पत्र प्रदानित कर सम्मानित किया गया, जिससे अन्य उपभोक्ताओं को भी समय पर भुगतान के लिए प्रेरणा मिले। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए CSPDCL के अधीक्षण अभियंता सुरेश कुमार जांगड़े ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य रजत महोत्सव का आयोजन ऊर्जा विभाग द्वारा 30 जनवरी से 6 फरवरी तक पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। इसी कड़ी में बिलासपुर में संभागीय आयोजन संपन्न हुआ। उन्होंने कहा कि विगत 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ में बिजली विभाग ने आधारभूत संरचना, वितरण व्यवस्था और उपभोक्ता सुविधाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। कार्यक्रम में इन विकास कार्यों की जानकारी देने के साथ साथ भविष्य की योजना और नवाचारों से भी उपभोक्ताओं को अवगत कराया गया। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 30 जनवरी से 6 फरवरी तक ऊर्जा विभाग के द्वारा रजत जयंती महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और ये आयोजन विभिन्न स्तर पे हो रहा है, वितरण केंद्र स्तर पे हो रहा है, संभागीय स्तर पे हो रहा है, क्षेत्रीय स्तर पे हो रहा है। साथ साथ में स्कूल कॉलेज में भी रजत जयंती महोत्सव ऊर्जा विभाग के द्वारा मनाया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज ये संभागीय स्तर का कार्यक्रम था, और इसमें खास करके जो उपभोक्ता है, घरेलू उपभोक्ता है, बीपीएल श्रेणी के उपभोक्ता है, कृषि पंप उपभोक्ता है, सोलर जो पीएम सूर्यघर योजना के लाभार्थी, ऐसे उपभोक्ताओं को ये एक सर्टिफिकेट वितरण किया गया है। एक अच्छे उपभोक्ता है जिनको सभी लोगों को किया गया है। साथ साथ में जब हम छत्तीसगढ़ राज्य बना हमारा, तो उस समय बिजली की क्या स्थिति थी और अभी वर्तमान में क्या स्थिति है, और हमारा दिशा आगे आने वाले समय में क्या है, इसके बारे में आम उपभोक्ताओं को जानकारी दी गई है। विभाग में संचालित सभी योजनाओं के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। खास करके पीएम सूर्यघर योजना में अभी केंद्र शासन, राज्य शासन के द्वारा सब्सिडी प्राप्त दी जा रही है, उसका लाभ उठाने के लिए सभी लोगों को अवगत कराया गया है, और भी महत्वपूर्ण सभी योजनाओं की जानकारी दी गई है। रतनपुर तहसील क्षेत्र में भूमि नामांतरण और राजस्व अभिलेखों में कथित धोखाधड़ी का गंभीर मामला सामने आया। इस संबंध में ग्राम पाली जिला कोरबा निवासी शिकायतकर्ता राम मुरारी जायसवाल ने कलेक्टर बिलासपुर को लिखित शिकायत सौंपकर तहसील रतनपुर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर मिलीभगत कर अनियमित कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। शिकायत के अनुसार ग्राम रतनपुर पटवारी हल्का क्रमांक 12 अंतर्गत विभिन्न खसरा
की भूमि पूर्व में संयुक्त रूप से राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी। इसमें स्वर्गीय मोतीचंद जायसवाल एवं अन्य सह खातेदारों का विधिवत नाम दर्ज था। आरोप है कि स्वर्गीय मोतीचंद जायसवाल के निधन के बाद जबकि उनके वैध वारिसों से संबंधित न्यायिक प्रक्रिया लंबित थी, इसके बावजूद तहसील कार्यालय रतनपुर में पदस्थ अधिकारियों और हल्का पटवारी द्वारा नियमों को दरकिनार कर नामांतरण कर दिया गया। शिकायतकर्ता ने बताया कि इस भूमि से संबंधित मामला पूर्व में न्यायालय में विचाराधीन रहा तथा जिला न्यायालय बिलासपुर द्वारा 31 जनवरी 2018 को निर्णय पारित किया गया है, जिसके विरुद्ध उच्च न्यायालय बिलासपुर में अपील भी लंबित है। इसके बावजूद तहसील स्तर पर कथित रूप से फर्जी पंचनामे में प्रतिवेदन तैयार कर राजस्व रिकॉर्ड में बदल दिया गया। दस्तावेजों के अनुसार नामांतरण प्रकरणों में अलग अलग तिथियों पर आदेश पारित किए गए, जबकि कुछ मामलों में एक ही भूमि के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार से प्रकरण दर्ज किए गए, जिससे प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि संबंधित अधिकारियों को न्यायालयीन आदेशों और लंबित अपील की जानकारी होने के बावजूद नामांतरण कर स्वर्गीय मोतीचंद जायसवाल का नाम राजस्व अभिलेखों में विलोपित कर दिया गया। शिकायतकर्ता ने कलेक्टर से मांग की है कि पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए तथा तहसीलदार रतनपुर, हल्का पटवारी एवं अन्य संबंधित कर्मचारियों को रतनपुर से हटाकर निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाए। मामले को लेकर अब जिला प्रशासन की भूमिका पर सभी की नजरें अटकी है। वहीं जांच के बाद ही सच्चाई सामने आने की बात कही जा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।